नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में नन ऑफ द अबव यानी नोटा के विकल्प की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि नोटा को सिर्फ प्रत्यक्ष चुनाव में ही लागू किया जाना चाहिए और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव के मतपत्रों में नोटा के विकल्प की इजाजत देने वाली चुनाव आयोग की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की अधिसूचना पर सवाल उठाया और कहा कि नोटा सीधे चुनाव में सामान्य मतदाताओं के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। नोटा की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि प्रत्यक्ष चुनाव में कोई व्यक्ति वोटर के तौर पर इस विकल्प का इस्तेमाल कर सके। हालांकि आयोग ने कहा कि कोर्ट के 2013 के आदेश को ही उसने अमल में लाने की कोशिश की है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि चुनावों में मतदाता को नोटा का विकल्प दिया जाना चाहिए। तो आज समझेंगे लोकतंत्र में नोटा के मायने क्या हैं और हमारे देश में नोटा के जो विकल्प दिए गए वो कितने कारगर हुए, जो मकसद था वो कितना पूरा हुआ और उसमें और क्या सुधार की गुंजाइश या विकल्प हैं। हमारे साथ चार बेहद खास मेहमान आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। विपुल मुदगल हैं, मुख्य कार्यकारी काउन कॉज से। विपुल साहब स्वागत है आपका। विराग गुप्ता हैं, वकील हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। विराग जी स्वागत है। हमारे साथ पीके मल्होत्रा साहब हैं, पूर्व सचिव कानून मंत्रालय भारत सरकार। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ एसवाई कुरैशी सर, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत में करना चाहूँगा, जिस तरीके से ये पूरा फैसला है मल्होत्रा सर, नोटा को लेकर एक लंबी बहस हो रही थी, चर्चा भी हो रही थी और राज्यसभा चुनावों को लेकर, अधिसूचना को लेकर अब कोर्ट ने साफ कर दिया कि इसे लागू नहीं किया जाएगा, विकल्प नहीं दिया जाएगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर फर्क जो था वो भी साफ कर दिया गया है। मकसद जो था वो पूरा होता दिख रहा है और राज्यसभा चुनाव को लेकर जो आशंका थी वो इससे कहीं दूर हो जाती है। पहले कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूं, मैं समझता हूं नोटा क्यों इंट्रोड्यूस किया गया ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो इलेक्शन रूल है, इलेक्शन रूल में ऐसा प्रोविज़न था कि अगर कोई मतदाता मतदान केंद्र में जाने के बाद में बैलेट पेपर ले लेता है और वो वोट नहीं डालना चाहता, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर को बोलेगा कि मैं वोट नहीं डालना चाहता और वो बैलेट पेपर वापस कर देगा। जब वो बैलेट पेपर वापस करेगा तो उसको एक डिक्लेरेशन, एक फॉर्म भरना पड़ता था कि मैं वोट नहीं डाल रहा हूं और उस पर उसको साइन करने पड़ते थे। कहा यह गया कि राइट टू वोट जो है ये फंडामेंटल राइट है और सीक्रेट है। द मोमेंट आप एक डिक्लेरेशन फाइल करते हैं आप उसको ओपन कर रहे हैं, पब्लिक हो जाता है। तो इस स्थिति को डील करने के लिए इन रूल्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी के केस में, जिसका जजमेंट 2014 में आया, इस रूल को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राइट टू वोट इंक्लूड राइट नॉट टू वोट, उसके लिए एक विकल्प होना चाहिए। उस विकल्प के लिए नोटा का प्रावधान किया गया, रूल अमेंड किए गए और 2014 में जब इलेक्शन हुआ तो इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद नोटा का जो ऑप्शन था ये परमानेंट हो गया। जब राज्यसभा के इलेक्शन आए तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन करके कह दिया कि ये राज्यसभा के इलेक्शंस में भी नोटा का प्रावधान जो है लागू होगा। हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम जनरल इलेक्शन की बात करते हैं तो दैट इज़ ए डायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन जब राज्यसभा की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है, संविधान में जो प्रोविज़न है, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, वो डायरेक्ट वोट नहीं है। और दूसरा, जो वोटिंग राज्यसभा में होती है वो पार्टी लाइन में होती है। क्योंकि वो पार्टी लाइन में होती है तो जो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए प्रोविजन किए गए थे वो शायद इसमें लागू नहीं होते थे। और जो सर्कुलर इलेक्शन कमीशन ने इशू किया वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 80 जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है उस प्रावधान को वायलेट कर रहा था। उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये प्रावधान इसको लागू नहीं होगा, वो सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शन के लिए है। तो मैं समझता हूँ एक जो स्थिति पहले से एग्जिस्ट करती थी, जिसको शायद इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट करके एक सर्कुलर निकाल दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधानों के खिलाफ था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कर दिया है। ओके, विराग, राज्यसभा चुनाव को लेकर तो साफ कर दिया, लेकिन देश में जब नोटा की शुरुआत हुई और एक विकल्प के तौर पर मतदाताओं को मिला, बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारे मतदाताओं को लगा कि एक ऐसा हथियार है जिससे काफ़ी कुछ बदलेगा, हमारे पास एक बड़ी नई ताकत आएगी। लेकिन अब जैसे कि मल्होत्रा साहब ने कहा कि पहले
वो पब्लिक होता था कि आप वोट नहीं देना चाहते, उसको प्राइवेट रखा जाए, संवैधानिक के जो हमारे रूल्स और वो दिए गए थे, इसलिए उस विकल्प को लाया गया। लेकिन क्या सिर्फ वही मकसद तक रुक जाता है या उससे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ नोटा एक बहुत ही क्रांतिकारी और प्रगतिशील विचार था, और जिसके बारे में 2013 में जो PUCL का जजमेंट आया, अक्टूबर 2013 में इलेक्शन कमीशन ने सर्कुलर इशू करके इसको इम्प्लीमेंट किया और फर्दर इसमें अलग अलग सर्कुलर से इसको और स्ट्रेंथन किया। ये जो जजमेंट है 3 तरीके से प्रतिगामी है। पहला, इसमें इन्होंने ये एक डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है, बट ऐसा जजमेंट बोलता नहीं है कि PUCL का जजमेंट डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए था, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के लिए नहीं था। जनरल इलेक्शंस मतलब डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं। कानूनी तौर पे इन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस की जो डेफिनेशन दी है, मैं समझता हूँ कानून तरीके से वो गलत है। दूसरे नंबर पर इस जजमेंट में बहुत ही गलत एक परंपरा बनी है, जहां पर इलेक्शन कमीशन को एक पिंजड़ा में फिर कैद करने की कोशिश की गई है और ये बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा सर्कुलर इशू करने की अथॉरिटी नहीं है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट था, इलेक्शन कमीशन का सर्कुलर बहुत ही पुराना था, उसके बेसिस पे कई सारे चुनाव भी हो चुके थे, और अगर वो उसके हिसाब से नहीं था फिर भी इलेक्शन कमीशन को पावर था। तीसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नोटा के पर्पस कुछ और थे और यहाँ पर वो पर्पस नहीं है राज्यसभा के चुनाव में। मैं जानना चाहता हूँ कि एक प्रगतिशील जजमेंट ये होता जो बोलता कि नोटा के पर्पस क्या हैं। नोटा आपने अगर किया है, अगर घर में बैठ करके एक व्यक्ति वोट नहीं डाल रहा है और दूसरा आदमी इलेक्शन में जा कर के वोट नहीं डालता है नोटा के माध्यम से, तो आपने उसका कॉग्निजेंस क्या लिया और आपने उसकी वैल्यू एडिशन क्या किया। अगर नोटा मान लीजिए जीत हार के फर्क के बराबर है, या नोटा अगर किसी कैंडिडेट के मिले हुए वोट से ज़्यादा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने देखा 9000 स्टूडेंट्स ने नोटा का इस्तेमाल किया, तो नोटा को आप एक लॉजिकल एंड तक बढ़ाने के लिए लीगल इंटरप्रिटेशन करिए। लेकिन इस जजमेंट से नोटा के जो राइट्स हैं रिस्ट्रिक्ट हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि जो राज्यसभा चुनाव में जो वोटर हैं उनकी स्थिति एंटी डिफेक्शन लॉ के तौर पर जो अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, वो उसका एक संकीर्ण इंटरप्रिटेशन है और बंधुआ वोटरों की स्थिति हो गई है जो वोटर्स हैं राज्यसभा चुनावों में। विपुल, क्योंकि जनता के लिहाज से मैं कहूँ, एक वोटर के लिहाज से और खासतौर पर लोकतंत्र में कहा जाता है कि वोट की एक अहमियत है, कीमत है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब नोटा में किसी वोट का इस्तेमाल होता है तो उसका रिजल्ट शून्य है, क्योंकि वो कहीं ना तो ऐड होता है, ना कहीं वो जुड़ता है, ना कहीं घटता है। तो ऐसे में एक वोटर के लिहाज से नोटा की जो फिलहाल उसकी ताकत या अहमियत है वो कितनी कमजोर या मजबूत है और उसे कहाँ या किस तरफ ले जाने की जरूरत है? देखिए, नोटा में सबसे बड़ी बात है कि वो है। अगर ना होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने कहा कि इसका मतलब हुआ कि अगर नोटा इतने वोट पड़ जाएं जितने की जीतने वाले के अंतर से भी ज़्यादा हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो ही आगे जाएगा, वो डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो एक राजनीतिक सुधार हैं, व्यापक राजनीतिक सुधार हैं जो प्रजातंत्र में आवश्यक हैं, उसका एक पैकेज है, उसका एक अंग है ये। और उस दृष्टि से अगर हम इसे देखें तो ये बात समझ में आती है। देखिए, एब्सटेंशन जो है वो एक राजनीतिक डिसीजन है। मैं एब्सटेन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं आपसे भी खुश नहीं हूँ, आपसे भी खुश नहीं हूँ, और मैंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और मैंने ये कहा कि मैं आप दोनों में से किसी को इस योग्य नहीं मानता कि मेरा वोट आपको मिले। तो मैं एक बड़ा सोचा समझा विवेकपूर्ण एक निर्णय करता हूँ और मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। अब जो इसी को हम अगर आर्ग्यूमेंट को हम अगर राज्यसभा में ले जाएं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक छोटी समस्या है कि राजनीतिक दल जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एज एन इंस्टीट्यूशन, इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं कि वो जो चाहें करवा लेते हैं। मतलब देखिए, छोटे छोटे विषय हैं, मान लीजिए कि लाइफ एंड डेथ का इशू है, यूथनेसिया का इशू है, इच्छा मृत्यु का इशू है, या फिर मैरिज एक्ट है, या आप विप जारी हो गया उसके ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो इसमें अगर हम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक पूरे राजनीतिक सुधार के पैकेज के हिस्से के रूप में देखें इसको। आप तीसरी दृष्टि से देखिए, मील के पत्थर के रूप में देखिए, और ये देखिए कि आज ये आ गया है, लोगों को अपने मैं किसी को वोट नहीं दूंगा ये अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। तो आगे चल के ये भी हो सकता है कि यदि ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करें तो उस चुनाव को निरस्त किया जा सकता है, उस चुनाव को दोबारा कराया जा सकता है, और राजनीतिक पार्टियों को इस बात के लिए बाध्य किया जा सकता है कि वो अच्छे कैंडिडेट्स लाएं जिनके खिलाफ की जनता नोटा का इस्तेमाल ना करे। कुरैशी सर, क्योंकि नोटा के विकल्प की जब शुरुआत थी 2013 और 14 में, पहली बार, खासतौर पर 14 में कहूँ कि चुनाव हुए,
जिस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, जो एक हथियार लोकतंत्र में एक आम वोटर को मिला, और जैसा कि मुद्गल साहब ने कहा कि बड़ी संख्या अगर उसकी होती है तो हम पार्टियों पर दबाव डाल सकते हैं या पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि उनके कैंडिडेट में कहीं कोई दिक्कत है, उनको बदला जाए या उनका तरीका। लेकिन क्या कुछ देशों में जो नोटा के साथ तमाम नियम शर्तें हैं कि अगर नोटा के वोट हार जीत के फासले से ज़्यादा हैं तो वहाँ का चुनाव रद्द होता है या कैंडिडेट की मान्यता खत्म हो जाती है, कुछ इस तरह के विकल्पों की ज़रूरत दिखती है या फिर सब कुछ राजनीतिक पार्टियों पर छोड़ देना चाहिए? देखिए, ये जब अजीब, तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो नोटा को पूरी तरह लोगों ने समझा नहीं है और इससे एक राइट टू रिजेक्ट तो क्रिएट हुआ नहीं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। राइट टू रिजेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर मेजॉरिटी लोगों ने नोटा दिया तो वह इलेक्शन को रद्द कीजिए, और बल्कि जो ये लोग हैं उनको अगले 1-2 इलेक्शन के लिए डिबार कीजिए, ये इशू बनता है। जो मुझे कुछ ख्याल पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट में लॉन्ग टर्म बेसिस ये कोई राइट टू रिजेक्ट क्रिएट करने का इन प्रिंसिपल एक केस कोई पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन, आयरॉनिक बात है कि इलेक्शन कमीशन 20 साल से इसको डिमांड कर रही थी लेकिन राइट टू रिजेक्ट नहीं चाहती थी। तो फिर हम ये क्यों चाहते थे? हम इसको 2 वजह से चाहते थे। इसलिए कि एक तो अगर आप वोट देने न जाएं क्योंकि आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है और आपके टेम्पटेशन है कि मैं घर बैठा रहूं, तो उससे बहुत से ये लोग फ़ायदा उठाते थे कि आपके नाम से वोट पड़ जाएगा तो आपके नाम से बोगस वोटर ना चला जाए, या आपकी जो प्राइवेसी के आपका वो आपने किसको वोट दिया, किसको नहीं दिया या किसी को भी नहीं दिया, ये चीज़ भी सीक्रेट रहनी चाहिए। होता है सपोज आप समझें कि आपके इलाके का कैंडिडेट है, गुंडा है और वो 150 वोट से हार गया, तो वो चुन चुन के ऐसे लोगों को जाके पीटेगा कि भाई तुमने जाके वोट नहीं दिया, अगर तुम वोट देते तो मैं जीत जाता। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये लिखा भी है कि रिप्राइजल ना हो जाए, इसलिए बेहतर ये है कि आप जाके करें। हमारी जो ज़रूरत थी कि नोटा की क्यों ज़रूरत थी कि अगर आप जिस ज़माने में बैलेट पेपर होता था तो आप नोटा का इस्तेमाल इस तरह करते थे कि आप जाएंगे और आपने बैलेट पेपर ले लिया और ब्लैंक बैलेट पेपर डब्बे में डाल दिया, तो ब्लैंक जब निकलेगा वो 0 वोट है, नो वोट है, लेकिन किसी को पता नहीं लगा कि ब्लैंक किसने डाला था। या कुछ लोग 2-4 जगह मोहर लगा दी या काट दिया, या कुछ लोग तो और करते थे कि सब चोर हैं, लिख के उसमें डाल दिया। तो ये उनका उस ज़माने का नोटा था। अब जब से मशीन ईजाद हुई आप वो ड्रामा नहीं कर सकते। अब आप जाएंगे तो जब आप बटन दबाएंगे तो बजर बजेगा जो सबको सुनाई देगा। अगर बजर नहीं सुनाई दिया तो लोग व्यवहार से क्या करें, साहब आप वोट देने गए थे, आपका बटन ठीक तरह नहीं दबा, वोट तो पड़ा नहीं, तो आपको मजबूरन कोई ना कोई बटन दबाना पड़ जाएगा। तो वो मजबूरन कोई ना कोई बटन इधर नोटा बटन ना हो, ताकि आपकी एनोनिमिटी छुपी रहे, ताकि आपसे कोई बदला लेने के लिए गुंडा आदमी आना जाए, ये मकसद है। ओके, लेकिन मल्होत्रा सर, लोकतंत्र में वोट की कीमत को मजबूत करने के लिए, उसकी ताकत को मजबूती देने के लिए अभी भी ज़्यादा, अगर मैं कहूँ, नतीजे इस नोटा के साथ नहीं जुड़ते हैं या उस पर फर्क नहीं पड़ता है। क्या ऐसे विकल्प हैं या रास्ते हैं जिसके ज़रिए इसको ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं और जो हम चुनाव सुधार या राजनीतिक स्वच्छता की बात करते हैं चुनाव में, उसको ज़्यादा हम गहराई के साथ या दबाव डाल सकते हैं पार्टियों पर? देखिए, जो नोटा का प्रावधान डाला गया कानून के अंदर, ये अवश्य ही एक इलेक्टोरल रिफॉर्म के प्रोसेस में एक फर्दर स्टेप है, इसमें 2 राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन और भी कुछ स्टेप लिए जाने चाहिए थे जिससे इसकी वैल्यू बढ़े, शायद वो अभी नहीं लिए गए हैं। और मैं समझता हूँ अब समय आ गया है, जब हम इसको देख रहे हैं कि पिछले 2014 के इलेक्शन में, उसका जितने स्टेट इलेक्शन हुए उसमें नोटा का हमने यूज़ किया, उसका क्या इफेक्ट हमारे इलेक्शंस के ऊपर हो रहा है, क्या वाकई में ही नोटा में इतना परसेंटेज आ रहा है कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि नोटा के प्रावधान को लेकर के, जैसा कि अभी कहा गया, पैनलिस्ट ने भी कहा कि मान लीजिए नोटा के वोट ही मेजॉरिटी वोट आ जाते हैं तो कोई भी कैंडिडेट इलेक्ट नहीं होगा। उस तरह का प्रावधान अभी भी नहीं डाला गया है। क्या उस तरह के प्रावधान को डालने की ज़रूरत है? दूसरी कंट्रीज में इसकी क्या प्रैक्टिस है और क्या उस प्रैक्टिस को हम अपने लोकतंत्र में उसको अडॉप्ट कर सकते हैं? आई थिंक ये सब विचार के विषय हैं। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे और भी मुद्दे इलेक्टोरल रिफॉर्म के पेंडिंग हैं। वहाँ एक देश एक इलेक्शन की बात हमने पहले भी की है और ये भी उसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। मैं समझता हूँ इन सब पे विचार होना चाहिए और इसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। आज जो जितना हम ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं शायद उतना नहीं कर पाए हैं। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात है, मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने इसको स्ट्रक डाउन किया है तो वो सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि ये जो सर्कुलर था, ये सर्कुलर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के हिसाब से नहीं था।
अगर यही इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा लिया होता, एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी कह दिया होता कि इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी आपका नोटा का ऑप्शन रहेगा, हो सकता है स्थिति कुछ और होती और शायद सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करके एक कोई अलग मत व्यक्त करता। जी विपुल जी, जिस तरीके से जब मतदाता की बात आती है, हम हर बार कोशिश करते हैं और प्रयास सफल हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, हम प्रोत्साहित करते हैं मतदाता को, लेकिन नोटा के विकल्प के साथ अगर कुछ लोग कहते हैं कि हार जीत या फिर निर्णय या उसके नतीजे को प्रभावित करने का कोई लिंक कर दिया जाए उसके साथ, तो ज़्यादा आप वोटर को मतदाता सेंटर तक ला पाएंगे, ये वाकई इसमें दम है? या फिर जो स्थिति है कि अगर आप नहीं देना चाहते हैं, आप नाराज़ हैं, तो आप नोटा का इस्तेमाल करते रहें, हालांकि वो हार जीत में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, मेरा अब तक की जो स्टडी है, थोड़ा सा मैं नोटा को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से। मैं कभी इसको इस दृष्टि से नहीं देख रहा कि ये खराब है, इसको छोड़ दो। ये हमारा इलेक्शन कमीशन छोटे छोटे कदम उठा रहा है और पिछले 50 साल में हम काफ़ी आगे निकल गए, छोटे छोटे इलेक्टोरल बॉन्ड को छोड़ के। मेरे हिसाब से वो एक इतना बड़ा हमने नकारात्मक कदम उठा लिया, उसने हमको 30 साल पीछे धकेल दिया, लेकिन वो विषय आज नहीं है। हम छोटे छोटे जो कदम उठा रहे हैं उनमें से एक कदम ये भी है, लेकिन इसमें याद रखने वाली बात यह है कि हमें लगातार ये सोचना है कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं कि लगातार नोटा का इस्तेमाल कम हो रहा है। मैं अभी देखिए कुछ स्टडीज़ आने वाली हैं और आने वाले समय में पता भी लगेगा। आप देखिए बिहार के इलेक्शन में मेरे ख्याल 1.2% के करीब था और कई राज्यों में 1.8 तक गया, 3% को भी क्रॉस कर गया। अभी कर्नाटक में 0.8 के आसपास रहा। तो ये लगातार एक ये देखा जा रहा है कि ये डिक्लाइन पे आ रहा है। उसका एक कारण ये है कि अगर पोलराइजेशन बहुत हो रहा है, किसी भी कारण से हो रहा हो, कोई भी कर रहा हो पोलराइजेशन, अगर पोलराइजेशन हो रहा है तो नोटा का इस्तेमाल कम होगा। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है कि अगर नोटा जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनका अध्ययन किया जाए तो पता लगता है कि उसमें इलिटरेट लोग, ट्राइबल लोग ज़्यादा हैं और उनसे जब पूछा गया कि भाई आपने नोटा का इस्तेमाल क्यों किया, ये छोटा सा सेट बनता है, तो उन्होंने ये कहा कि हमें पता नहीं था, या हमसे गलत बटन दब गया, या कोई वो कारण नहीं दे पाए, या देना नहीं चाहते थे। तो वो जो एक हम सोच रहे थे कि प्रखर रूप से आदमी खड़े होकर कहेगा मुझे ये भी नहीं पसंद, वो भी नहीं पसंद, ऐसा नहीं निकला। तो इसका मतलब कि अभी ये बहुत ही शुरुआत है। आने वाले समय में अगले 10-15 साल में स्टडी करने में बिग डेटा के साथ पता लगेगा कि ये किस दिशा में जा रहा है। वाकई विराग, जनता के मूड को कई जानकारी कहते रहे कि नोटा के बाद राजनीतिक उम्मीदवार साफ सुथरे ज़्यादा होंगे, कैंडिडेट्स उतारने से पहले पार्टियों को सोचना होगा क्योंकि नोटा का विकल्प है। लेकिन जैसे कि विपुल कह रहे हैं कि जो रिसर्च अब तक डाटा है वो इससे उलट दिखता है। देखिए, संविधान में जब अमेंडमेंट करना होता है तो टोटल वोट्स के 2/3 लोगों की आपकी सहमति आवश्यक है। संविधान जो बना रहे हैं, संविधान में जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, उनके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है कि टोटल वोटर्स के मिनिमम इतने वोट उनको पड़े? जो लोग वोट नहीं डालने जा रहे हैं, आप उनको डीम्ड नोटा क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि जब तक आप नोटा को कोई इंसेंटिव नहीं देंगे, आपने उसको कोई वैल्यू नहीं दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें फ्रेज रखा है, अभी तक वो मीडिया में नहीं आया है। उसमें उन्होंने बोला है 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। इस जजमेंट में लिखा है आज के उसमें। प्रश्न इस बात का है कि एक आदमी एक वोट, यहाँ तक तो सब जगह यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन जिसने वोट दिया है उसकी वैल्यू तो आप दे रहे हैं जीतने हारने में। जिसने नोटा दिया है आप उसकी क्या वैल्यू दे रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट अपने इस जजमेंट में नोटा को वैल्यू देने में विफल हुआ, नंबर 1। नंबर 2, नोटा जब लाया गया तब उस समय कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया गया, इसलिए इस नोटा को राज्यसभा में लागू करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। उसमें उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के पास पावर हैं, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के भीतर ही उन्होंने इस पावर का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस के जो रेशियो दिए हैं, और कुलदीप नैयर का जो 2006 का जजमेंट उन्होंने बार बार रेफर किया है, लेकिन उसमें कहीं पे भी डायरेक्ट इलेक्शंस डिफाइन ही नहीं किया गया है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो उन्होंने ये एक नया एक वर्गीकरण किया है, मैं समझता हूँ कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर गलत है। और इस प्रक्रिया को, नोटा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बजाय ये एक प्रतिगामी कदम है, जिससे मैं समझता हूं कि नोटा का जो कंसेप्ट है और भी निरर्थक हो गया है। कुरैशी सर, एक आखिरी कमेंट आपका चाहूँगा कि जो बात कह रहे हैं हमारे जानकार कि कोर्ट ने जो कहा 1 वोट और उसकी वैल्यू कैसे ऐड कर पाएंगे अगर नोटा के वोटर के साथ जोड़कर उसे कहा जाए तो? हाँ, ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही। सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम लिया, एक और कदम की ज़रूरत थी कि इसका इम्पैक्ट क्या है। सर, राइट टू रिजेक्ट क्रिएट होना चाहिए था।
उसका फ़ायदा ये होगा कि, और आप ये समझें कि इसकी डिमांड क्यों हुई थी। डिमांड इसलिए की जाती थी जनता की तरफ से कि हम चाहते हैं कि क्रिमिनल को टिकट ना दें, और जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, बेईमानियां करते हैं, उनको टिकट ना दें। वो पॉलिटिकल पार्टीज हमारी बात सुनती नहीं। अगर वो 20, 30, 50 करोड़ रुपए खर्च करके कैंडिडेट आता है और राइट टू रिजेक्ट में नोटा के ज़रिए रिजेक्ट हो जाता है और उसको दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, उसके बाद पार्टी भी 10 बार सोचेगी कि भाई ऐसे लोगों को तो जनता निकाल के फेंकती है, तो वो जो ओरिजिनल रिफॉर्म की हम डिमांड कर रहे हैं शायद उसमें भी जान पड़ जाए। और ऐसे लोगों को जो क्रिमिनल हैं या पैसे वगैरह की घपलेबाजी की उनकी शिकायतें, उनको निकालने का एक ही तरीका बचा है कि नोटा को राइट टू रिजेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर ज़्यादा वोट आएंगे और उनसे ज़्यादा तो इलेक्शन दोबारा हो, 25, 50, 100 करोड़ दोबारा खर्च करने पड़ेंगे तो जान निकल जाएगी। क्या इसके, लेकिन इस विकल्प के लिए, इस ऐसे विकल्पों के लिए आपको संविधान संशोधन ये सब करना पड़ेगा। लिली थॉमस केस में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट माना, राइट नॉट टू वोट। प्रश्न इस बात का है कि उस फंडामेंटल राइट को आगे चल के कन्वर्जन हुआ नोटा में, और उस नोटा को आगे चल के राइट टू रिकॉल में या राइट टू रिजेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है, संसद से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अब एक कदम और जाके नोटा की वैल्यू देनी पड़ेगी। 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू ऑफ द नोटा आल्सो। इस पे मैं भी एक अगर इजाजत कमेंट जी करना सर। चाहूँगा कि वाकई आज तक सुप्रीम कोर्ट ने 70 साल में राइट टू वोट को फंडामेंटल राइट नहीं माना था। इन दिस केस लिली थॉमस केस में इन्होंने ठीक कहा, राइट टू नॉट टू वोट को फंडामेंटल राइट का स्टेटस दे दे। बड़ी सिग्निफिकेंट बात है जी। चलिए, इसीलिए इसको आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि इसका गलत इस्तेमाल भी बहुत आसानी से हो सकता है राज्यसभा में। अगर आपको किसी एक को हरवाना है, जैसे हमने देखा कि बहुत ही बारीक चुनाव हुआ गुजरात वगैरह में, तो उसमें आप बड़े आराम से 2 लोगों को तैयार कर लीजिए नोटा करने के लिए पार्टी के खिलाफ, और आप वारे न्यारे कर सकते हैं। मल्होत्रा सर। मैं समझता हूँ समय के साथ साथ हमारा जो वोटर है, 1952 से इलेक्शन हो रहे हैं, वो बहुत मैच्योर हो चुका है, और आज जब वो अपना वोट कास्ट करता है तो वो सोच समझ के करता है, और वो ये भी देखता है कि मैं किस कैंडिडेट को वोट दे रहा हूँ। तो कम से कम नोटा आने से एक बात हुई है कि कैंडिडेट्स की क्वालिटी में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसका स्टैटिस्टिक्स हमारे पास नहीं है, जैसा कि कहा कि इसके ऊपर, इस विषय पे स्टडी करने की ज़रूरत है। स्टडी अगर आप करेंगे तो मैं सोचता हूँ कोई भी पार्टी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि कल को ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप कहें कि अगर नोटा मेजॉरिटी के वोट हो गए तो इलेक्शन दोबारा होगा, और दोबारा से इसका कोई ना कोई हमें विकल्प ढूंढना पड़ेगा। सर तो सर गिरा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए, समझाने के लिए कि असल में नोटा जब लाया गया उसका मकसद क्या था, उसे क्यों लागू किया गया, संविधान में जो वोट का अधिकार उसके साथ नोटा को कैसे जोड़ा गया, और आगे इसको और क्या इसको वैल्यू के साथ इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है। और बात आप दर्शकों की राय की। सुदीप दास सैकिया लिखते हैं हमारे कार्यक्रम को लेकर कि राज्यसभा टीवी का धन्यवाद, विपक्षी वार्ता में सुधार के लिए पाकिस्तानी पीएम इमरान एक अहम कड़ी हैं। हम दोनों देशों को आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे सुलझाने की जरूरत है। पाकिस्तान को भी पीओके और BRI, कुलभूषण जाधव और मुंबई हमलों जैसे कई मामलों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। आशा है कि दोनों देशों की सरकार भलाई के लिए काम करेगी। आप दर्शकों का शुक्रिया, अपने राय हमें मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे तमाम कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।